गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अभी आपके साथ अमेंडमेंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, स्टार्ट करने के पहले एक बार बता देता हूँ, फाइनल ऑडिट में, हालांकि ये फाइनल लॉ का अमेंडमेंट डिस्कस हो रहा है, पर एक बार ऑडिट का भी बता देते हैं। फाइनल ऑडिट में देयर आर नो अमेंडमेंट्स। जो भी चैप्टर के अंदर वगैरह अमेंडमेंट्स हुए थे सब पुराने वाले हैं, ठीक है, जो नवंबर दिसंबर 21 के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। फाइनल में बस एक ही चीज़ है आपको जाननी है कि फ्रॉम द कमिंग एग्जामिनेशन मई जून 2022 यहाँ से अब से हमें सिर्फ नया वाला कारो पढ़ना है, ओल्ड कारो पूरा हट चुका है, तो ओल्ड कारो आपको पढ़ना ही नहीं है। यू हैव टू स्टडी द न्यू कारो, कारो 2020। कारो 2020 जो नया वाला कारो है उसकी पूरी क्लास और नोट्स मैंने काफ़ी पहले ही यूट्यूब में डाल दिया था, लिंक आपको मिल जाएगा। जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं मैं अपने वेबसाइट में siddharth.agrawalclasses.com वेबसाइट के टॉप पे ही सबसे पहला चीज़ अमेंडमेंट है, उसमें क्लिक करोगे तो सब्जेक्ट वाइज पूरा अमेंडमेंट वीडियोस डाला हुआ है, तो उसमें कारो 2020 का पूरा वीडियो और नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा। तो फाइनल ऑडिट में उसके अलावा कोई भी नया चेंज नहीं आया है, ठीक है। अब मैं लॉ के जो अमेंडमेंट्स है वो भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, पर ये बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। ये देख लो आपके सामने, मात्र 3 पेज का, 3 पेज भी नहीं है, 3 पेज भी एक्चुअली नहीं है। इसके अंदर में कुछ कुछ जगह जो मैंने हाईलाइट करके येलो कर रखा है, ओनली दैट मच इज द अमेंडमेंट। तो नवंबर 21 और मई 22 में कोई ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं आया है, ठीक है। These amendments that I'm going to teach you are applicable for CA final law students as well as CMA final law students, ठीक है। ये मेरी तरफ से टीचर्स नोट है। There has been very little amendment between December 21 का जो अभी एग्जाम हुआ था, जो नवंबर के बदले दिसंबर में हुआ था, दिसंबर और मई 22 में बीच में बहुत कम अमेंडमेंट है। सारा का सारा वही है जो नवंबर 21 वाला था, तो वो ऑलरेडी मेरा पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब में डाला हुआ है, मैंने आपको देखने का तरीका बता दिया। मेरे वेबसाइट में सबसे पहले अमेंडमेंट का एक ऊपर में हेडिंग होता है, उसको क्लिक करोगे अमेंडमेंट पेज दिखेगा, उसमें सारे अमेंडमेंट सब्जेक्ट वाइज उनका जो यूट्यूब वीडियो लिंक से पूरा सजाया हुआ है। सो यू विल फाइंड ऑल एट वन प्लेस, तुमको कहीं भी यूट्यूब में जाके तलाशने का जरूरत नहीं पड़ने वाला, ओके। सो तो दिसंबर 21 के अमेंडमेंट्स तो पहले पढ़ाए जा चुके हैं, खाली जो डिफरेंशियल है वो अपने पढ़ेंगे। तो 2 ही अमेंडमेंट डिफरेंशियल जो पढ़ने हैं, एक सेबी LODR रेगुलेशंस में और दूसरा फेमा में, और बहुत कम है, ठीक है। सबसे पहले सेबी LODR रेगुलेशन नंबर 3, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो। स्टॉक एक्सचेंज में मैंने क्लास में बताया था ये चीज़, वही फिर से आ गया। स्टॉक एक्सचेंज में 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 3 होते हैं। एक होता है मेन बोर्ड जिसको आप लिस्टेड कंपनी समझते हो, वो सारे के सारे मेन बोर्ड पे लिस्टेड होते हैं और मेन बोर्ड में उनका ट्रेडिंग चलता है जोर से एकदम, ठीक है। दूसरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है SME एक्सचेंज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज, तो वहां पे थोड़े छोटे टाइप की जो लिस्टेड कंपनीज है वो लिस्टेड रहते हैं, ओके। एंड थर्ड होता था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बेसिकली सिर्फ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको हम QIB कहते हैं, केवल वो लोग ट्रेडिंग कर सकते थे, ठीक है। तो अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम इन्होंने बदल के कर दिया है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ये बात क्लास में बोली थी, अब यहाँ पे भी देख लो। तो इधर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम काट दिया, उसके बदले कौन सा नाम है सर? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो अभी अपने क्या बोलते हैं? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हम बोलते हैं इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस ना के बराबर है। दूसरा अमेंडमेंट, ये भी बहुत पुराना है, पहले ये बहुत लंबा हुआ करता था। पॉइंट नंबर बी, इट वाज वेरी लॉन्ग। इट वाज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअली कन्वर्टेबल, ऐसा करके था, तो उसको हटा के सिंपल बना दिया नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो ये भी पुराना अमेंडमेंट, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, अंदर जब हम लोग रेगुलेशंस पढ़ते हैं, लिस्टिंग रेगुलेशंस, तो उसमें देयर आर सर्टेन रेगुलेशंस व्हिच डू नॉट अप्लाई टू ऑल लिस्टेड कंपनीज, ओके। विद इन लिस्टेड कंपनीज कुछ बड़े बड़े लिस्टेड कंपनीज जिनका डिबेंचर बहुत हाई वैल्यू का लिस्टेड है, दे आर कवर्ड, उन पे अप्लाई करता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मान लीजिए कि कोई रेगुलेशन है विच अप्लाइज ऑन सर्टेन लिस्टेड कंपनीज जिनका डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड और हाई वैल्यू का लिस्टेड है उन पे, तो उस केस में अगर बाद में उनका वो जो लिस्टिंग वैल्यू वो कम भी हो गया, मतलब डिबेंचर रिडीम हो गए, लिस्टेड वैल्यू कम भी हो गया, तो भी द रेगुलेशन विल कंटिन्यू टू अप्लाई, ठीक है। ये पढ़ो, द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशंस which become applicable to listed entity on the basis of value of outstanding listed debt securities। मैं अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाने वाला हूं, पर फिर से बोल देता हूं, अभी सुन लो।
देयर इज समथिंग कॉल्ड हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। हाई वैल्यू मतलब 500 करोड़ या उससे ऊपर, डेट लिस्टेड मतलब जिसका डिबेंचर लिस्टेड है, इक्विटी लिस्टेड नहीं है, एंटिटी। आई रिपीट, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, 500 करोड़ या उससे ज्यादा का डिबेंचर लिस्टेड है, इक्विटी लिस्टेड नहीं है, ऐसी कंपनी को बोलते हैं हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। ठीक है, तो ये लोग बोलना चाहते हैं उनका मतलब उनके ऊपर जो जो रेगुलेशन अप्लाई कर रहे हैं, दे विल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ उनका बाद में वैल्यू कम हो जाए, मतलब डिबेंचर 500 करोड़ के नीचे चला जाए तो भी इट विल कंटिन्यू टू अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट एक रेगुलेशन नंबर 17A होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। ऐसे तो कंपनी लॉ में हम जानते हैं कि कोई भी डायरेक्टर 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, जिसमें से 10 पब्लिक कंपनी, पर लिस्टेड कंपनी के लिए LODR में थोड़ा और रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कोई भी डायरेक्टर 7 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां पे एक छोटा सा इन्होंने अमेंडमेंट किया, बोला 7 लिस्टेड कंपनी में, लिस्टेड मतलब सिर्फ वो जिसका इक्विटी लिस्टेड है। नीचे एक्सप्लेनेशन, for the purpose of restricting the number of directorships in a listed entity, listed entity खाली वो वाला जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड है। ठीक है, अगर कोई कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है जिसका इक्विटी लिस्टेड नहीं है पर डिवेंचर लिस्टेड है, तो वो काउंट नहीं होगा। सो कम से कम इक्विटी तो लिस्टेड होना ही चाहिए, तभी उसको हम यहाँ पे लिस्टेड मानेंगे। ठीक है, सो अ पर्सन शैल नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ मोर देन 7 लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब जिसका प्रॉपर इक्विटी शेयर लिस्टेड है। ठीक है, ये रहा। इसका ये मतलब मत समझना कि अगर कोई एंटिटी का इक्विटी और डिबेंचर दोनों लिस्टेड है तो वो नहीं है, नहीं, इक्विटी तो होना ही चाहिए। हम ये नहीं बोले कि इक्विटी के साथ कुछ और नहीं, तो इक्विटी लिस्टेड होना जरूरी है उसका। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 21, रेगुलेशन नंबर 21 में बोला गया रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैं अक्सर क्लास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मार्कर स्टैंड दिखाता हूं। तो बड़े बड़े कंपनियों में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 3-3, 4-4 डायरेक्टर्स को लेकर आप कमेटी बनाते हो। तो one of the committees is called risk management committee. This committee is required to be formed only in these two types of companies, top 1000 listed companies, and second जो amendment है high value debt listed entity। अब आपके सिलेबस में कहीं पे भी उन्होंने मीनिंग नहीं समझाया कि व्हाट इज हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, वो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि खाली नाम बोलने से तो नहीं होगा, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड तो समझ में नहीं आएगा। हाई वैल्यू मतलब कम से कम 500 करोड़ रुपया का डेट लिस्टेड, डेट लिस्टेड मतलब डिबेंचर लिस्टेड है। ठीक है, इक्विटी लिस्टेड है, डिबेंचर लिस्टेड है। तो ऐसी कंपनी को कहते हैं हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, जिसका इक्विटी तो नहीं पर डिबेंचर लिस्टेड है, वो भी 500 करोड़ प्लस का, तो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। ठीक है, ये अमेंडमेंट आया था, यही अमेंडमेंट नीचे भी है पर उल्टे तरीके से। कोई भी जो डायरेक्टर होता है, कोई भी डायरेक्टर जो होता है लिस्टेड कंपनी में, वो ऐसी कितनी कमिटियों में, अलग अलग कमिटीज है, कितनी कमिटीज के अंदर चेयरमैन या मेंबर हो सकता है, उसका रिस्ट्रिक्शन होता है 10-5 का। ये रहा। तो इसमें उन्होंने बोला वाइल काउंटिंग द मेंबरशिप और चेयरमैनशिप ऑफ कमिटी एक्सक्लूड, एक्सक्लूड क्या क्या एक्सक्लूड करना है, प्राइवेट कंपनी जो लिस्टेड है उसको एक्सक्लूड करो, फॉरेन कंपनी अगर लिस्टेड है तो उसको एक्सक्लूड करो, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी अगर है तो उसको भी एक्सक्लूड करो। यानी कि अगर कोई डायरेक्टर एक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमेटी या SRC में मेंबर या चेयरमैन है तो वो इस 10 और 5 के लिमिट में काउंट नहीं होता। और सेक्शन 8 कंपनी को एक्सक्लूड करो। तो यहां 4 एक्सक्लूजन में एक ऐड हो गया, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी को एक्सक्लूड करो। हाई वैल्यू डेट लिस्टेड वही है 500 करोड़ प्लस का डिबेंचर्स लिस्टेड है। ठीक है, तो ये था आपका ये LODR रेगुलेशन में अमेंडमेंट। ठीक है, फेमा में एक छोटा सा अमेंडमेंट, वो भी एकदम मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं एग्जाम में। फेमा के अंदर एक्सपोर्ट रेगुलेशंस होते हैं हमारे सिलेबस में, उसमें एक टॉपिक आता है एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, मतलब मान लो हम लोग एक कंपनी है, वी आर एन एक्सपोर्टर, हमें बाहर से एडवांस मिला है। ठीक है, बाहर जो फॉरेन बायर है ना, फॉरेन बायर, उसने हमको बहुत रुपया एडवांस दिया है और हम लोग को माल बना के उनको भेजना है। तो एडवांस के ऊपर जो ब्याज अगर दे रहे हैं, इफ वी आर पेइंग सम इंटरेस्ट ऑन दैट एडवांस दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन बायर, द इंटरेस्ट शैल नॉट बी मोर देन लिबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट, मतलब लिबर प्लस 1%। ठीक है, सो अगर वी आर एन एक्सपोर्टर एंड हमको फॉरेन बायर से एडवांस मिला है तो उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट हम कितना दे सकते हैं, लिबर प्लस 1%। ये तो पहले जैसा ही है। इसमें ऐड क्या हुआ है, येलो कलर, और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क एज प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI। अगर RBI ने
लिबर के अलावा कोई दूसरा बेंचमार्क नोटिफाई किया तो वो बेंचमार्क, तो अभी तक कुछ ऐसा नोटिफाई हुआ नहीं है। तो लिबर प्लस 1% के आगे लिख दिया और अदर एप्लीकेबल, लिबर इज अ बेंचमार्क नो, वैसे ही और अदर बेंचमार्क एज डायरेक्टेड बाय आरबीआई। So sir, that was the total amendments in law for May June 22. फाइनल ऑडिट में कोई अमेंडमेंट्स नहीं, जो थे सारे के सारे हर चैप्टर के अंदर जितने, वो नवंबर 21 तक के सारे अमेंडमेंट्स मेरे कवर कराए हुए हैं। बस एक बात याद रखनी कि कारो 2020 जो मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ, कारो 2020 एप्लीकेबल है आपके एग्जाम में और आगे भी हमेशा कारो 20, तो पुराना कारो का कोई जगह नहीं है। ये जो नोट्स है 3 पेज के जो आपको मैंने दिखाए, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में लिखे हुए होंगे, यू कैन डाउनलोड। Thank you.